नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान का आग्रह किया। कहा, भारत वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय तक चले गतिरोध के बाद देपसांग और डेमचोक से पीछे हटना शुरू किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। भीषण चक्रवात दाना गहरे दबाव में बदला। और पुणे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन भारत पर 301 रन की बढ़त बनाई। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद नई दिल्ली में ये समझौते हुए। दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के मद्देनजर शांति बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दोनों देशों के बीच कई नई शुरुआत हुई हैं। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित कई संस्थानों में सुधार की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत है। हम इस बात पर भी सहमत है कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया है और वो आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले दोनों नेता हैदराबाद हाउस में सीईओ फोरम में शामिल हुए। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य बिंदु अंतर सरकारी परामर्श था, जिसकी दोनों नेताओं ने सह अध्यक्षता की। श्री मिस्त्री ने कहा कि इस दौरान विदेश नीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, हरित सतत विकास सहयोग तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ गतिशीलता और प्रवासन सहित कई मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी 25वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की भौतिक, डिजिटल और सामाजिक ढांचागत क्षमता और जर्मनी की अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता जब एक साथ आएगी तो ये विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की जड़ें मजबूत, व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों में निहित हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच अच्छे संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने को लेकर सेमीकंडक्टर तक के विकास को बढ़ावा दे सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के देवसांग और डेमचोक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू की जाएगी, जो क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत और चीन के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों की गश्त के संबंध में सहमति बनी थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 में उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा की बेहतर स्थिति सेना और अन्य एजेंसियों के ठोस और समन्वित प्रयासों का नतीजा है। कश्मीर में हाल में आतंकी हमलों में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि कल श्रीनगर में एकीकृत मुख्यालय में हुई बैठक में आतंकी हमलों से निपटने की रणनीति तैयार की गई। श्री कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 720 आतंकवादियों को ढेर किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करने पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में एम्स के दीक्षांत समारोह में छात्रों से वंचित वर्गों की सेवा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने देश में आध्यात्मिक संगठनों और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। कर्नाटक के मांड्या में आदि चुंचनगिरी विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान भारतीय संस्कृति के सार को दर्शाते हैं। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर आज महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि G20 महामारी कोष परियोजना से प्राप्त धनराशि पशु चिकित्सालयों के विकास और सुधार में सहायता करेगी। $25 मिलियन का पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक देश को रोग मुक्त पशुधन का बनाए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने उत्पादकता बढ़ाने और शासन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डेटा की मदद से निर्णय लेकर अपने विभागों में बेहतर काम और नवाचार सुनिश्चित कर सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम आज चौथा दिन था। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। श्री फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और एक बड़ी रैली के बाद नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा शिवसेना नेता उदय सामंत ने रत्नागिरी से, भाजपा नेता आशीष शेलार ने बांद्रा पश्चिम से, शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने ओवळा माजिवडा से और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसा बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ महायुति और विपक्ष महाविकास आघाड़ी दोनों में सीट बंटवारे की व्यवस्था को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। विधानसभा चुनाव के साथ साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 9, राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार और पंजाब में 4-4, कर्नाटक में 3, केरल और मध्य प्रदेश तथा सिक्किम में 2-2 सीटों पर उपचुनाव होंगे।
छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में भी एक एक सीट के लिए उपचुनाव होंगे। केरल में वायनाड और महाराष्ट्र में नांदेड़ संसदीय क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव होंगे। नांदेड़ लोकसभा सीट और केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि शेष सीटों के लिए नामांकन 13 नवंबर को होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा में चक्रवात दाना से प्रभावित केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और जगत सिंहपुर के तटीय जिलों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और मरम्मत कार्य चलाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल सहित कई विभाग सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। उड़ीसा के भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलों में भीषण चक्रवाती तूफान दाना के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली वितरण कंपनियों ने भीषण चक्रवात के तुरंत बाद जनशक्ति और संसाधन जुटाए हैं। करीब 10 लाख उपभोक्ताओं को लिए बिजली बहाली के प्रयास जारी है, जिनमें से 90% बिजली आज रात तक बहाल हो जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों से निचले इलाकों के गाँव में स्थित जल निकायों की सफाई के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंद्रापड़ा, केओंझर, ढेंकानाल, कटक और जाजपुर जिलों के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में पूर्वी तथा पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम और दक्षिण 24 परगना जिले में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने केरल में तेज बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लक्षद्वीप में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। सेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण आज दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस कार्यक्रम में भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए भारत और विदेशों से नीति निर्माता, रणनीतिक विचारक, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी, वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ एक साथ आए। भारत, अमेरिका, रूस, इजरायल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि सुरक्षा विकसित भारत एट 2047 की ओर भारत के विकास पथ को कैसे प्रभावित करती है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के रूप में अपने अनुभव साझा किए। But going to my own personal association with All India Radio, my mother was a classical musician who had trained under Gana Saraswati Kishori Amunkarji. So I have visited these studios in Mumbai with my mother as a young 3rd standard, 4th standard child for her recordings. When I came to Delhi in 1972 and joined college later on in 1975, I was told that, I could audition for Akashvani. And I started doing programs both in Hindi as well as in English. सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री चंद्रचूड़ के साथ ये पूरा साक्षात्कार आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। पुणे में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में दूसरे दिन 5 विकेट पर 198 रन बनाए। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 301 रन की हो गई है। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। उधर मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी में आज भारतीय जूनियर हॉकी टीम और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे कल से 7 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियों के 195 अतिरिक्त फेरे लगाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान का आग्रह किया। कहा, भारत वैश्विक शांति के लिए प्रतिबद्ध। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय तक चले गतिरोध के बाद देपसांग और डेमचोक से पीछे हटना शुरू किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। भीषण चक्रवात दाना गहरे दबाव में बदला। और पुणे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन भारत पर 301 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।